Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. यहाँ पर हम सिर्फ 2 चैप्टर ही नहीं बल्कि पूरा सिलेबस आपके सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। चैप्टर के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका एमसीक्यू सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज जस्ट फ्री। ठीक है, तो भाई ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि 2 चैप्टर्स होंगे और फिर हमें जरूर ये पे करने के लिए कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम दे रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। वेल, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हीट। लेकिन उससे पहले एक बार और मैं मिलवा देना चाहती हूं आपके बाकी के सब्जेक्ट टीचर से, क्योंकि सबका साथ होगा तभी हम होंगे कामयाब। इसी प्यारी सी बात से चलिए शुरुआत करते हैं हम एमसीक्यू ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हीट। ओके, वेल, हीट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हीट क्या है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, जो कि एक गर्म ऑब्जेक्ट से, जो ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है, वहां से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर और हीट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। हीट जहां पर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वहीं पर टेम्परेचर है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। किसी भी चीज में ये आइडेंटिफाई करना कि वो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा, इसके लिए हम टेम्परेचर वर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था हीट ट्रांसफर, दैट मीन्स कि हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है। तो 3 तरीके होते हैं भाई, एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अर्थ पर सन की जो एनर्जी है, सन की जो लाइट रेज हैं, वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है। दैट मीन्स कि हमें हीट एनर्जी जो मिलती है सन से, वो रेडिएशन से आती है। जितनी भी सॉलिड चीज है उनमें हीट का ट्रांसफर कंडक्शन से होता है और लिक्विड में कन्वेक्शन से। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और डिटेल में पढ़ने हैं तो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। कैसे देखेंगे तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको फिर से बता दूंगी। तो फिलहाल तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी तैयारी एमसीक्यू के साथ। तो सबसे पहले पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलायबल मेजर्स, हॉटनेस, कोल्डनेस, टेम्परेचर या नन ऑफ दीज। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से जो रिलायबल मेजरमेंट होगा या मेजर है एक्चुअल में, वो क्या है। ओके, मतलब कि आप किस टर्म का यूज करके मेजरमेंट करते हो। तो हम किसी भी चीज का क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्या हम ये बोलते हैं कि यार ये चीज ज्यादा गर्म है, या ये बोलते हैं ये चीज ज्यादा ठंडी है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो आप क्या यूज करते हो वर्ड, आप वर्ड यूज करते हो टेम्परेचर, कि किसी चीज का टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर कम है। उसी के हिसाब से हम फिर थर्मामीटर के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं और टेम्परेचर बता देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वर्ड ही बनाया गया है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस के लिए। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा टेम्परेचर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलायबल मेजर। तो रिलायबल मेजर किससे मिलेगा हमें, टेम्परेचर से। ओके, हॉटनेस और कोल्डनेस से आप ये नहीं बता पाओगे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेम्परेचर। नेक्स्ट इज नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अभी हमने इसका आंसर देखा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज की हॉटनेस निकालते हो या कोल्डनेस निकालते हो, या इन शॉर्ट में कहूं कि टेम्परेचर आप फाइंड आउट करते हो। तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं थर्मामीटर का। मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो हमारा थर्मामीटर होता है वो बेसिकली अलग अलग यूजेस में, या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन के हिसाब से हम अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताए थे, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं, और आपके मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स होते हैं जो कि वेदर रिपोर्ट्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि उस डिवाइस का नाम बताइए जो कि हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है, तो मतलब कि जो टेम्परेचर फाइंड आउट करता है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है थर्मामीटर। तो यहाँ पे हमारा जो बाकी के ऑप्शन दिखे हुए हैं, पिकोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, थर्मोमीटर, इसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थर्मामीटर। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज फिल्ड इन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप थर्मामीटर में डालते हो। आपको पता है ना कि थर्मामीटर के अंदर कोई एक चीज होती है, वेल वो चीज क्या है।
ठीक है, वो किस चीज का मटेरियल है, मर्क्यूरी का, लेड का, कॉपर का या सिल्वर का। तो वेल बेसिकली हम कॉपर, सिल्वर और जो लीड है इसका यूज नहीं करते हैं। थर्मामीटर में उस चीज का यूज किया जाएगा जो कि टेम्परेचर बढ़ने पर अपने आप को फैलाना शुरू कर दे या एक्सपांड होना शुरू कर दे। तो इसलिए यहाँ पे हम थर्मामीटर में जिस चीज का यूज करते हैं वो है मर्क्यूरी। किसका यूज करते हैं, मर्क्यूरी का, राइट। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो एक हेल्दी पर्सन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। वेल यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 37 डिग्री सेल्सियस, इसके अलावा दिया है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और दिया है 37 केल्विन। तो इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। तो नॉर्मली इंडिया में हम लोग सेल्सियस पर काम करते हैं। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में अगर आपको पता है तो ठीक है, कहानी चल जाएगी। लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट और केल्विन का क्या करें। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो इन सब का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अपन निकाल लेते हैं कि फ़ारेनहाइट में, केल्विन में कितना होना चाहिए। तो वेल अगर मैं 37 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो ये हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन तो यही हो गया। लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाए कि भाई फ़ारेनहाइट में कितना होता है या केल्विन में कितना होता है ये बताइए, तो देखिए अगर मुझे सेल्सियस से, ठीक है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना है, किससे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया हुआ है हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो में। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, आप कर दीजिए सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। ओके, क्या करना है आपको, 30 सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, इससे आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो सेल्सियस कितना है, अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 इंटू 9/5 प्लस मैं क्या कर दूंगी, 32 कर दूंगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, तो अगर यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी, तो यहाँ पे अगर लिखा होता 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तो ये बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो जो कि इतना हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम है। फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब ये तो हमने कर लिया सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। ओके, अब मैं ये चाह रही हूं कि मुझे ये भी पता चले कि भाई अगर केल्विन में वैल्यू दी हुई है तो कितनी होना चाहिए। तो अब आपको अगर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन करना है तो आप किस तरह से करोगे। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, जो भी सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है उसमें आप 273 केल्विन को ऐड कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पे मैं 37 को ऐड कर दूंगी 273 से तो लगभग ये आएगा 310.15 केल्विन। ठीक है, और केल्विन क्योंकि एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ओके, तो इसीलिए इसके साथ डिग्री नहीं लगाया जाता, सिर्फ हम केल्विन लिखते हैं। क्लियर। तो इसलिए अगर 37 केल्विन की जगह लिखा होता आपका 310.15 केल्विन तो ये आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पे तो 37 के है जो कि गलत है, यहाँ 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो भी गलत है, और नन ऑफ दीज तो ऑप्शन है ही नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस जो कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर फ़ारेनहाइट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखना है तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में देखोगे तो वो होता है 310.15 केल्विन। क्लियर हो गया। चलिए, सो वेल ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सो हीट ऑलवेज फ्लो। अब हीट कहां से कहां फ्लो होती है, तो इसके लिए एक एग्जांपल बता देती हूं। मान लीजिए कि आपको एक गर्म दूध का ग्लास मिला हुआ है और आपकी स्टील की स्पून है, आप उसमें अपना शुगर को मिला रहे हो या बोर्नवीटा, व्हाटएवर जो आप मिलाते हो वो मिला रहे हो, और आपने उसको रख दिया। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि जो स्पून है वो भी गर्म होना शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हीट जो है वो गर्म ऑब्जेक्ट जो कि आपका दूध का ग्लास है, उस गर्म ऑब्जेक्ट से आपके ठंडे ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, स्टील की स्पून, उसकी तरफ ट्रांसफर हो रही थी। ठीक है, दैट मीन्स कि हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है, या मैं ये भी कह सकती हूँ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, तो हीट के लिए भाई ये जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन सा पॉइंट, कि हमेशा
हाई टेम्परेचर से कहाँ की तरफ जाती है? ये जाती है लो टेम्परेचर की जगह। ओके, और अगर टेम्परेचर की जगह अगर मैं हॉट या कोल्ड की बात करूं तो हॉट बॉडी से ये किस तरफ जाने की कोशिश करती है? ये जाने की कोशिश करती है कोल्ड बॉडी की तरफ। क्लियर? हाई से लो टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक, चलिए तो अब अपन ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट, क्या ये किसी ठंडे ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी, या फिर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, या इन बोथ द डायरेक्शन, या फिर हीट नेवर फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। तो वेल ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हीट हमेशा फ्लो करती है। सेकेंड ये बोल रहे कि क्या दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगी? जी नहीं, कभी भी दोनों डायरेक्शन में हीट फ्लो नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो जी हाँ, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। और फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर ऑब्जेक्ट, जी नहीं, कोल्ड से हॉट में तो हीट होगी नहीं। हीट हमेशा दोनों जगह की हीट को समान करने की कोशिश करती है, इक्वल करने की कोशिश करती है, इसलिए वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। कब तक फ्लो करती रहती है? जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बराबर ना हो जाए, तब तक हीट कंटिन्यूसली फ्लो करती रहेगी। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? चलिए इसके साथ ही बढ़ जाएंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन कंडक्शन मेथड। ओके, लिक्विड, सॉलिड, गैस या फिर वैक्यूम। आपको बताना है कि हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू जब होती है, ये एक तरीका है उसका। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो भाई कंडक्शन ये किस में करती है? लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में या वैक्यूम में? तो कंडक्शन का क्या मतलब होता है, एक बार आपको फिर से याद दिला देते हैं। ठीक है, कंडक्शन का मतलब होता है पॉइंट वाइज पॉइंट हीट का ट्रांसफर होना। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इस तरह से जब हीट जाती है, ठीक है, तो ये पूरी बॉडी में फैलती जाती है। तो ऐसा कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है? सॉलिड में होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल जैसे अगर आपको याद दिला दे तो एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए मेटल। ठीक है, किसी भी तरीके का मेटल है, मान लीजिए कि हमने लिया हुआ है आयरन। ठीक है, एक आयरन की रॉड है, तो आयरन की रॉड गर्म कैसे होती है? ठीक है, तो रॉड लिख देती हूं और यहाँ पे तो और क्लियर हो जाएगा। तो आयरन की रॉड कैसे गर्म होगी? अगर मैंने यहाँ पे हीट दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर मैंने हीट प्रोवाइड की, तो वो गर्म कैसे होगी? पहले एक एंड से गर्म होती है, फिर धीरे 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 पूरी रॉड जो है वो गर्म हो जाती है। होता है ना, आपने कई बार छू करके भी देखा होगा। जैसे कि आपका पैन, अगर उसमें हैंडल भी मेटल का है तो मेटल का जो हैंडल है वो भी गर्म हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हो, जैसे ये आपका पैन है और ये इसका हैंडल है, ठीक है, तो अगर आप हीट यहाँ पर दे रहे होते हो, ठीक है, हीट आप यहां पर दे रहे होते हो, लेकिन इसका जो हैंडल है अगर ये भी मेटल का है तो ये भी क्या हो जाता है? ये भी हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है? तो ये होता है आपके कंडक्शन की वजह से। तो इसलिए कंडक्शन जो मेथड है हीट ट्रांसफर की, वो किस में होती है? लिक्विड, सॉलिड या गैस में? तो भाई हम साफ साफ बता देंगे सॉलिड में होती है, क्योंकि कंडक्शन का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते पूरा जगह कवर करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि इसका सही ऑप्शन होगा सॉलिड्स। क्लियर हो गया? चलिए तो यहां से हम इसको खत्म करते हैं, पहुंचेंगे हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। हीट फ्रॉम द सन रीचेस टू अस। ठीक है, अब आपको बताना है कि सन की जो रेज है या जो हीट है वो हम तक कैसे पहुंचती है? रेडिएशन से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, या फिर ऑल ऑफ दीज, इन तीनों से पहुंचती है। तो चलिए इसको भी याद रखने का तरीका बता देते हैं। पिक्चर याद रखिएगा, ये है आपका सन, ठीक है, जो कि स्पेस में है ना। अब स्पेस में के बाद यहां पर है आपकी अर्थ। ठीक है, अब स्पेस मतलब जहां पर कोई वैक्यूम नहीं है, ना तो लिक्विड्स है, ना सॉलिड्स है ना एयर है, राइट। तो फिर ये जो सन की रे है वो कैसे पहुंचती है? तो ये जो सन की रेज है ये हमारी अर्थ तक पहुंचती है थ्रू रेडिएशन। कैसे पहुंचती है? रेडिएशन से।
ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे आप? इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो रेडिएशन से एक तो हमारी अर्थ तक तो पहुंचेगी, और अगर इसके और एग्जाम्पल क्या है तो क्या सिर्फ रेडिएशन सन और अर्थ के बीच में होता है? जी नहीं, जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं सभी के सभी रेडिएशन करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे कैंप फायर लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आग जल रही है ना। थोड़ी राइटिंग मेरी ड्राइंग जो है थोड़ी गड़बड़ा गई है, लेकिन ठीक है, ये आपकी आग जल रही है, यहाँ पर बढ़िया अच्छे से कैंप फायर जल रहा है। लेकिन आप अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, ठीक है, सो आपको ये जो हीट है वो यहाँ पर भी फील होगी, ठीक है। हीट क्योंकि यहाँ पर भी फील होती है, अपन दूर बैठे होते हैं, इसके ऊपर तो आपको हीट फील होती ही है, लेकिन आपको दूर भी हीट फील होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है रेडिएशन ऑफ दीज हीट रेज, ठीक है। तो इसके रेडिएशन की वजह से ही हमें ये जो गर्माहट है वो महसूस होती है। जैसे अगर आपके गैस जल रहा है, थोड़ी दूर पर आप खड़े हुए तो आपको थोड़ी सी आंच लगती है, हिंदी में अपन उसको आंच बोलते हैं ना, तो वो आपको गर्म गर्म सा फील होता है। तो वो किसके कारण फील होता है? वो रेडिएशन के कारण ही फील होता है, ठीक है। तो ऐसे ही रेडिएशन से, क्योंकि आपका सन क्या है, एक बड़ा सा आग का गोला है, ठीक है, उसी के रेडिएशन की वजह से उसी की आंच जो है वो हमारी अर्थ पर आती है और हमें वो हीट एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है। क्लियर है? तो इसलिए इसका ऑप्शन याद रखिएगा कि हीट फ्रॉम द सन रीचेस टू अस बाय रेडिएशन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए यहां इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। A beggar wrapped himself with a few layers of newspaper on a cold winter night। अब ये जो गरीब होते हैं, तो बैगर्स होते हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते प्रॉपर, ठंड में बहुत सारे कंबल या इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कहा जाता है कि ऐसे टाइम पर हमें कई लोगों को दान देना चाहिए। तो इसके लिए हमारे इंडिया में रिचुअल बनाया गया है। मकर संक्रांति जो आती है ये आती है ठंड के दिनों में, और उसमें कहा जाता है कि भाई आप अगर दान करोगे, ठीक है, तो आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो इसीलिए ठंड के टाइम पर अगर लोग क्या करते हैं, कंबल और ये सारी चीजें करते हैं ताकि रिचुअल का रिचुअल हो जाए और दान भी हो जाए, और जो बेचारे गरीब हैं उनको ठंड से बचने की राहत भी मिल जाए। चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि एक बैगर था जिसने अपने आप को कुछ न्यूज़पेपर से लपेटा हुआ था ताकि उसको ठंड ना लगे। दिस हेल्प्ड हिम टू कीप हिमसेल्फ वार्म बिकॉज, अब इससे भी उसको थोड़ी बहुत गर्माहट मिल जाती है। किस वजह से वो गर्माहट मिल रही होगी? पहला, फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ न्यूज़पेपर प्रोड्यूसेस हीट। क्या ये जो न्यूज़पेपर की लेयर थी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर न्यूज़पेपर की लेयर रख दी जाए तो उनमें फ्रिक्शन होगा? फ्रिक्शन मतलब आपस में उस तरह से रगड़ जाएंगी और उससे हीट निकलेगी? नहीं। ऐसा होता है क्या कभी? जी नहीं। फिर है एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर ऑफ न्यूज़पेपर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो एयर है ना, जो कि इनके बीच में कहीं फंस चुकी है ना, वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, ठीक है। मतलब हीट को अपने अंदर की जो हीट है, अपने बॉडी के अंदर की हीट, जब न्यूज़पेपर को उसने इस तरह से लपेट लिया तो क्योंकि एयर जो है वो उसको पास नहीं कर पाएगी और हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। न्यूज़पेपर इज अ कंडक्टर ऑफ हीट। क्या न्यूज़पेपर हीट का कंडक्टर था? न्यूज़पेपर इज एट हाई टेम्परेचर देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। और क्या न्यूज़पेपर का खुद का टेम्परेचर ज्यादा होगा? न्यूज़पेपर में ऐसी कोई चीज नहीं है, वो तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो एयर है वो न्यूज़पेपर से क्या हो जाएगी? आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है, ट्रैप हो जाएगी, वहीं कहीं ना कहीं फंस जाएगी। और जब बाहर की एयर हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचेगी तो आपकी बॉडी की जो गर्माहट है वो न्यूज़पेपर के कारण वहीं के वहीं बनी रहेगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा है कि एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और वो जो एयर है क्योंकि वो आगे नहीं जा पा रही है, न्यूज़पेपर जो है वो बेसिकली हीट का बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर का क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए, कोई थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे एक लाइन पढ़ी है, न्यूज़पेपर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि बैड कंडक्टर है इसलिए वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रहा। मेरे अंदर गर्माहट है, मैंने न्यूज़पेपर लपेट लिया तो अंदर की जो मेरी हीट है वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि जो न्यूज़पेपर है वो हीट को कंडक्ट नहीं कर रहा। कंडक्ट नहीं कर रहा मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं दाने दे रहा है। इसी कारण से क्या हो रहा है कि जो बैगर है उसको जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, उसकी जो सेल्फ बॉडी की हीट वो न्यूज़पेपर से बाहर नहीं गई,
इसी कारण जो एयर है वो अंदर नहीं आई और जो हीट है वो बाहर नहीं गई, इस कारण से वो उस ठंड में थोड़ा बहुत बच गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए, तो यहां से आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कंपेयर टू अ वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग। ठीक है, अब मार्बल की जो टाइल है, ठीक है, वो बहुत आपको ठंडी लगती है ना, लेकिन वुडन की टाइल आपको विंटर की मॉर्निंग में ज़्यादा ठंडी नहीं लगती, ऐसा क्यों? मार्बल की टाइल के बारे में बोला गया है कि इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द वुडन टाइल। क्या वो वुडन टाइल से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट का? या फिर इज पॉलिश्ड वाइल वुडन टाइल इज नॉट पॉलिश्ड, हमने उसके ऊपर किसी तरीके का पॉलिश कर दिया जिसकी वजह से उसमें हीट जो है या फिर जो वो ठंडी ज़्यादा रहती है। या रिफ्लेक्ट्स मोर हीट दैन वुडन टाइल, क्या वो वुडन टाइल के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर रही है। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट दैन वुडन टाइल, और वो वुडन टाइल के कंपैरिजन में पुअर कंडक्टर है। तो इसका सही ऑप्शन मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन वुडन टाइल। अब इस बात को थोड़ा समझिए। देखिए, हमने यहाँ पर टाइल्स लगाई हुई है ना। अब आप देखते हो कि जब टाइल्स लगी हुई होती है तो हम जब मॉर्निंग का टाइम होता है, कौन सी मॉर्निंग? विंटर मॉर्निंग। तो विंटर के टाइम पर जो मॉर्निंग का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, अब उतना कम टेम्परेचर हो क्या है कि आपको बाहर भी क्या लग रही है? ठंड लग रही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा है? कोल्ड एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो वही एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, ठंडा एटमॉस्फेयर, वो जो ठंडा टेम्परेचर है, मतलब कि जो टेम्परेचर कम रहा होगा, मान लीजिए कि वो टेम्परेचर है आपका 20 डिग्री या 10 डिग्री, जितना भी अपन मान लें, तो वो 10 डिग्री का जो टेम्परेचर है उसने उस टाइल्स को उतना ही गर्म रखा जितना कि बाहर का टेम्परेचर है। मतलब बाहर 10 डिग्री है तो उतना ही कहाँ रहेगा? टाइल्स पर। क्यों? क्योंकि टाइल्स जो है वो अच्छा कंडक्टर है, एक ठीक कंडक्टर है एज कंपेयर टू वुडन टाइल। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में जितना टेम्परेचर था वही का वही टेम्परेचर किस पर आ गया? आपके टाइल्स पर आ गया। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता तो वो हीट फिर इसमें ट्रांसफर होती और ये इसको ट्रांसफर करने देता और ये गर्म हो जाता, लेकिन बाहर से उसको इतनी हीट नहीं मिल रही है। बाहर से उसे जितना भी टेम्परेचर मिला उसने अपने आप में ट्रांसफर कर लिया, इसी वजह से आपको मॉर्निंग में ये ठंडा लग रहा है। अगर ये बैड कंडक्टर होता, ठीक है, जैसे कि वुड होता है बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर का मतलब क्या है कि बाहर कुछ भी होता रहे टेम्परेचर का, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे? हम उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। मतलब ये जो टाइल्स अगर बैड कंडक्टर होता तो बाहर के टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या, क्योंकि गुड कंडक्टर है इसलिए जितना भी टेम्परेचर होगा, जितना भी हीट ट्रांसफर होगा ये करेगा। क्योंकि अब ठंड थी, कम था टेम्परेचर, तो इसका भी टेम्परेचर कम हो गया और इसी वजह से आपको ये ठंडी फील होती है। और वुड का क्या है भाई? वुड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वुड ऐसी है कि वो बैड कंडक्टर है, वो अपने में से हीट को ना तो जाने देती है ना आने देती है, तो उसका एक नॉर्मल जितना वो रहती है वैसे का वैसी रहेगी, ना तो गर्म रहेगी ना ठंडी रहेगी। लेकिन क्योंकि टाइल कंडक्ट करती है, अपने में से चीज़ों को आने जाने देती है, इसलिए ये विंटर मॉर्निंग में जैसा बाहर का टेम्परेचर था ठंडा था तो ये ठंडी हो गई। ओके, अब अगर मैं इस टाइल के ऊपर कोई एक गर्म सा बर्नर ला करके रख दूं तो आप देखोगे कि वो टाइल का उतना हिस्सा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने बर्नर के साथ में अपनी हीट को ट्रांसफर कर लिया, तो इसलिए वो हिस्सा उसका गर्म हो गया। क्लियर हो गया? क्यों इसका ऑप्शन ए है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। पहेली एंड बूजो, आपके फ्रेंड्स, मेजर देयर बॉडी टेम्परेचर, उन्होंने बॉडी टेम्परेचर मेजर किया। पहेली फाउंड हर्ट्स टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बूजो रिकॉर्डेड 37 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहेली हैज हायर बॉडी टेम्परेचर दैन बूजो। क्या पहेली का टेम्परेचर बूजो से ज्यादा है? पहेली हैज अ लोअर बॉडी टेम्परेचर दैन बूजो, या फिर बोथ हैव द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, या बोथ आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो वेल देखिए, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जिसमें हमने आपको बताया है कि नॉर्मली अपन 37 डिग्री सेल्सियस को हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मानते हैं। ये सेल्सियस में है, लेकिन अगर इसी सेल्सियस को मैं हमारे इस नॉर्मल फॉर्मूले की हेल्प से, जो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 की हेल्प से अगर निकालूं, और अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? तो डिग्री फ़ारेनहाइट में मुझे ये वैल्यू मिलेगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट मीन्स कि दोनों का बॉडी टेम्परेचर कितना है? समान है।
है ना। एक ने सेल्सियस में इसकी वैल्यू निकाली थी और एक ने इसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में निकाली थी, लेकिन है तो दोनों ही सेम। इसी वजह से हमें क्या ऑप्शन बताना पड़ेगा इसका, इसी वजह से हम बता देंगे कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि एक ने सेल्सियस का यूज़ किया था और एक ने फ़ारेनहाइट का, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है, दोनों का बॉडी टेम्परेचर बराबर है। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट है, वी शुड अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन सन और नियर अ फ्लेम। व्हाई? हमें सन के पास या फिर आपका जो फ्लेम है उसके पास थर्मामीटर को नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? ऑटोमेटिकली इट में ब्रेक, इट measure the flame temperature. Sun temperature can be measured या vapor can created under the thermometer. Well, thermometer कई तरीके के होते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि मैं क्यों कहानी बोल रही हूँ। थर्मामीटर कई तरीके के होते हैं। एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। हर तरीके का थर्मामीटर अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन के लिए, मतलब अलग अलग जगह यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। अगर नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर है, हमारे घर में तो क्लिनिकल थर्मामीटर ही होगा क्योंकि हमें हमारी बॉडी टेम्परेचर को करना है मेजर। तो अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का क्लिनिकल थर्मामीटर रहता है और अगर आप उसको सन की हीट में रख दोगे या फ्लेम में रख दोगे तो क्या है भाई, आप उसको अपनी बॉडी टेम्परेचर का कई गुना टेम्परेचर दे रहे हो। हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन सन की हीट बहुत ज़्यादा होती है, फ्लेम की तो 100 डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर अगर ये आपने उसको इतने ज़्यादा टेम्परेचर के आसपास रख दिया तो जो थर्मामीटर है ना वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि वो इतनी लिमिट का बना ही नहीं है और आपने उसमें उसकी लिमिट से ज़्यादा की चीज़ डाल दी, तो इस वजह से क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली इट में ब्रेक, क्योंकि एक्सेस टेम्परेचर उसके आसपास हो जाएगा जिसको वो मेजर नहीं कर पा रहा है और वो टूट जाएगा, ठीक है। इट मेजर द फ्लेम टेम्परेचर या फिर सन टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दोनों के टेम्परेचर को मेजर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने उसको उस हिसाब से बनाया ही नहीं है। वेपर तो उसके अंदर आते ही नहीं है थर्मामीटर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? ऑटोमेटिकली इट में ब्रेक, क्योंकि उसका जो लिमिट है वो बहुत कम है और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका थर्मामीटर ब्रेक हो गया। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। एक वुडन की स्पून है जिसको हमने एक आइसक्रीम के प्यारे से कप में रखी हुई है, ठीक है। ये आपकी स्पून है। कौन सी स्पून है ये? वुडन, ठीक। अब आपको ये बताना है कि अगर इस तरह से वुडन स्पून एक आइसक्रीम के कप में रखी हुई है तो इस वुडन स्पून का क्या होगा? बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, या क्या ये ठंडी हो जाएगी कंडक्शन के कारण? बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, या डज नॉट बिकम कोल्ड। तो भाई इसका राइट ऑप्शन है डी, डज नॉट बिकम्स कोल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वुड है। वुड क्या होता है? बैड कंडक्टर, ठीक है। हीट का बैड कंडक्टर है, मतलब चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जगह अगर स्टील का स्पून होता तो क्या होता? स्टील का वुडन होता तो वो जरूर ठंडा हो जाता, लेकिन किसके वजह से? क्या वो कंडक्शन की वजह से होता या कन्वेक्शन से या रेडिएशन से? तो क्योंकि स्टील क्या हो गया? सॉलिड हो गया, इसलिए कंडक्शन की वजह से हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वुड का, तो वुड जो है भाई क्योंकि कंडक्टर बैड कंडक्टर है हीट का, इसी वजह से वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 खत्म। क्वेश्चन 13 देखते हैं। पहली wants to know in which condition clinical thermometer can be break? When kept in a sun, when hits by hard object, when dipped in a hot tea, or all of the above, या all the above आपको बताना है। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ पहले करेगी तो वो टूटना ही टूटना है, क्योंकि सन में भी रख देगी तो भी वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। हार्ड ऑब्जेक्ट पे रखा रहेगा तो भाई ग्लास का बना होता है तो टूट जाएगा और ब्रेक होगा।
अगर हमने उसको बहुत गर्म चाय में रख दिया, अगेन हमने उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर रख दिया, जिसकी वजह से वो खराब होकर टूट जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल द अबव। इसमें से कोई भी कंडीशन हो, थर्मामीटर ब्रेक होगा। नेक्स्ट है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन की बॉल थी जो कि कितनी है, 40 डिग्री सेल्सियस की, इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। हमने एक बॉल लिया, ठीक है, जो कि कितने हाई टेम्परेचर था उसका, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और एक आपका मग है जिसमें पानी भरा हुआ है और जिसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको इसमें डाल दूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू, मतलब जो हीट है उसका क्या होगा, द हीट विल फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। अगर इसके अंदर मैंने ये जो मेरा कंटेनर था, इसके अंदर मैंने इस बॉल को डाल दिया, तो हीट का क्या होगा, ये भी 40 डिग्री पर है और ये भी 40 डिग्री पर है। अब बताओ कि अगर ये ज़्यादा गर्म है तो क्या होगा, क्या ये मतलब अगर ये दोनों का 40 डिग्री सेल्सियस है तो क्या हीट बॉल से कंटेनर पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, या फिर नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या फिर ना तो पानी से बॉल की तरफ हीट जाएगी ना ही बॉल से पानी की तरफ, या फिर फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या फिर वाटर से आयरन बॉल की तरफ जाएगी, या फिर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, या दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी टेम्परेचर बराबर हो तो हीट ना तो ट्रांसफर होती है, मतलब ट्रांसफर नहीं होती, ना तो बॉल से कंटेनर पर होगी ना कंटेनर से बॉल की तरफ, मतलब ना तो पानी से बॉल ना बॉल से पानी, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर कैसा है, सेम है, इसलिए नो हीट विल ट्रांसफर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। क्लियर? चलिए तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच स्केल्स वॉज यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मामीटर ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स। तो पहले कौन सा आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें कौन सा स्केल यूज किया जाता है, तो वो है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। अब सेल्सियस स्केल का ज़्यादा यूज हो रहा है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं आप, आपसे पूछा ये जा सकता है कि भाई क्लिनिकल थर्मामीटर अब किस स्केल में मेजर होता है, तो आपको बता देना है कि ये सेल्सियस है और पहले फ़ारेनहाइट में होता था। लेकिन अगर आपको कहीं फ़ारेनहाइट की वैल्यू है दिख रही है, ठीक है, या जैसे सेल्सियस की वैल्यू दिख रही है और आप ये चाह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि 37 डिग्री सेल्सियस है, अब आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताओ, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से बता दीजिएगा 37 डिग्री सेल्सियस है या फिर जो भी सेल्सियस स्केल है, अगर मुझे उसे कन्वर्ट करना है तो सिंपल ये फॉर्मूला डालना है आपको, सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32 कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी डिग्री फ़ारेनहाइट में। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन केल्विन जो है उसको अपन यही बोलते हैं। और हम ये इन तीनों का यूज़ किस लिए करते हैं, इन तीनों का यूज़ करते हैं हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिग्री का यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, लेकिन केल्विन के साथ हम डिग्री वर्ड नहीं लगाते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 16। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद द कॉपर बॉटम्स। अब आपने देखा होगा कि आजकल जो पैन्स आ रहे हैं उसके नीचे कॉपर लगा हुआ रहता है, कॉपर का बॉटम होता है। तो द रीजन फॉर दिस कुड बी, अब इसका रीजन क्या है, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल। ये जो आपका पैन होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा दिन तक चलेगा। या फिर सच पैन अपीयर कलरफुल, या फिर वो जो पैन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, मतलब उसको कलरफुल बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि कॉपर कैसा कलर होता है, हल्का सा रेडिश कलर का होता है ना। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टेनलेस स्टील। स्टील के कंपैरिजन में कॉपर ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। या फिर कॉपर इज ईजियर टू क्लीन दैन स्टेनलेस स्टील। तो वेल जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो ये देखा जाता है कि वो किस काम के लिए बनाया जा रहा है। तो पैन को बनाया था हमने चीज़ों को गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, मतलब कि जितनी जल्दी वो गर्म होगा उतनी जल्दी खाना बनेगा। तो भाई जो स्टील है वो एज कंपेयर टू कॉपर थोड़ा देर से गर्म होता है और ठंडा होता है, और जो कॉपर है आपका वो जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट का। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टेनलेस स्टील, क्योंकि जो कॉपर है आपका
वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। इसी कारण से स्टेनलेस स्टील के नीचे कॉपर की कोटिंग की जाती है, कॉपर लगाया जाता है ताकि जो हीट है वो पहले कॉपर पर पड़े और कॉपर जल्दी से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, और आपका खाना जल्दी गर्म हो जाएगा, इसी कारण से हम उसे यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वन इन अ समर डे, वंस इन अ समर डे, गर्मियों का टाइम था, पहेली कीप्स एन आयरन चेयर इन सनलाइट, आफ्टर फ्यू आवर्स आयरन चेयर गेट्स हीटेड बिकॉज। अब पहेली ने चेयर रख दी आयरन की बाहर और वो गर्म हो गई। किस वजह से गर्म हो गई? हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय ऑल द प्रोसेस। अब बेसिकली जब हीट आपकी जो चेयर है वो बाहर रखी हुई थी, ठीक है, मान लीजिए कि ये चेयर है, अब मैं थोड़ा सा ऐसे ही चेयर बना दे रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि ये चेयर है ना, ये ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं चेयर। हाँ, आपने उसको रख दिया है लाइट एनर्जी पर, तो अब इसको हीट कहाँ से मिल रही है? क्या आपने इसके नीचे कोई बर्नर लगाया है? नहीं। क्या आपने इसके पे पानी उबाल रहे हो इसके ऊपर रख करके, या इसको पानी के अंदर डाल दिया? जी नहीं। हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने सन के एनर्जी में रख दिया। तो सन से आपको एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है? आपके कोई भी चीज किस फॉर्म में गर्म होती है? तो वो होती है रेडिएशन के कारण। तो सन के रेडिएशन की वजह से वो गर्म हो गई। दैट मीन्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सन की रेज है वो रेडिएशन से आ रही थी, जिसकी वजह से चेयर जो है वो गर्म हो गई, और आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन कब होगा? जब आप चेयर के नीचे बर्नर लगा दो। बर्नर मतलब उसको डायरेक्टली अगर गर्म करोगे तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड्स में होता है, और ये क्या है? सॉलिड है, और सारी प्रोसेस से तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? हीट इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है ये चीज हमें बतानी है। क्लोथ्स ऑफ व्हाइट कलर एब्जॉर्ब मोर हीट देन ब्लू कलर। तो वेल, क्या व्हाइट कलर का क्लोथ ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा ब्लू कलर से? तो इसके लिए देखिए कि समर के टाइम पर क्या होता है, गर्मियों के टाइम पर आपसे कहा जाता है कि आपको क्या पहनना चाहिए। आपको थोड़े से लाइट कलर, जैसे व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट कलर पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये कम एनर्जी को या कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। बिकॉज यहाँ पे इट एब्जॉर्ब लेस हीट। ठीक, तो इसके वजह से क्या होगा, आपको यू फील कूल। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ठंडा एहसास होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लेकिन कि व्हाइट कलर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को ब्लू कलर के कंपैरिजन में, तो ये पॉइंट आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक, आयरन इज द बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम। क्या जो आयरन है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा अच्छा हीट का कंडक्टर है? वेल, अगर हीट का ये कंडक्टर ज़्यादा अच्छा होता तो अपन बर्तन किसके यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम की जगह हम आयरन को ज़्यादातर यूज़ करते, तो ये भी गलत है। फिर हो गया आपका, अवर बॉडी इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हमारी बॉडी पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की? क्या हमें कभी करंट नहीं लगता? लगता है। तो लग रहा है, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ द अबव। दैट मीन्स कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। नन ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। It is advised not to hold the thermometer by its bulb while reading it. जब आप थर्मामीटर को पकड़ते हैं तो मान लीजिए थर्मामीटर है और ये इसका बल्ब है, तो आपको उसके बल्ब से इसे नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा क्यों? बल्ब कैन बी बर्स्ट, बल्ब जो है वो बर्स्ट हो सकता है। थर्मामीटर विल नॉट वर्क, लेवल ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीजेस, या नन ऑफ द अबव। ओके, थर्मामीटर काम नहीं करेगा, बल्ब बर्स्ट हो जाएगा, या लेवल ऑफ मर्क्यूरी जो है वो कम हो जाएगा। तो वेल, यहाँ पे नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। क्यों है? चलिए मैं बताती हूँ। बल्ब को आप पकड़ेंगे तो वो फटेगा नहीं, बर्स्ट नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं किया आपने, तो सिर्फ उसको कॉन्टेक्ट कर लिया है। थर्मामीटर विल नॉट वर्क, थर्मामीटर क्यों नहीं काम करेगा भाई? थर्मामीटर काम करेगा। लेवल ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीजेस तो बिल्कुल नहीं। हम बताते हैं आपको क्या होता है कि जब आपने बल्ब के साइड से इस थर्मामीटर को पकड़ लिया तो क्या होगा कि आपका जो कांटेक्ट सरफेस थी, कांटेक्ट सरफेस मतलब आपकी जो फिंगर्स थी, उसका जो भी टेम्परेचर था वो भी ये रीड कर लेगा। अब आप ऑलरेडी टेम्परेचर ले चुके हो और आपका जो फिंगर्स है उसका टेम्परेचर पर भी इस पे जाएगा, तो मर्क्यूरी और आगे थोड़ा सा
इंक्रीज होने लगेगी, डिक्रीज की जगह। थर्मामीटर काम करेगा, आपको टेम्परेचर देगा, बल्ब बर्स्ट नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be। ठीक है, अब देखिए 1 लीटर पानी था, है ना, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 लीटर 30 है, ठीक है, और इज मिक्स्ड विथ 1 लीटर, मतलब क्वांटिटी दोनों की बराबर थी। ओके हमने एक 30 डिग्री सेल्सियस पर है और एक आपका 50 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर इन दोनों को मिला दिया तो क्या होगा? अब देखो दो चीज़ें मिला दी आपने, एक 30 डिग्री और एक 50 डिग्री तक। अब अगर टेम्परेचर एक 30 एक 50 है और दोनों को मिला दें तो टेम्परेचर क्या होगा? 50 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, 30 डिग्री से कम नहीं होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं हो सकता है। ओके सो वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, इसलिए हम इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलेंगे कि 80 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल नहीं कि भाई 50 है और उसमें 30 और मिल गया, नहीं। क्या हुआ है, टेम्परेचर दोनों का, एक का 50 एक थोड़ा सा ज़्यादा है, एक थोड़ा सा कम है, लेकिन दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या होगा? 30 से कम हो, 30 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए? 30 से नीचे नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ना 50 से ऊपर होगा, इन दोनों के बीच में होगा। सो मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी गलत है। 20 डिग्री सेल्सियस, ये भी गलत है। तो फिर क्या होना चाहिए? बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसके बीच में होगा 50 और 30 के बीच में, ना तो 30 से कम होगा और ना 50 से ज्यादा होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर वो लगभग बराबर करने की कोशिश करती है। तो क्या हुआ, कंडीशंस कैसी कंडीशन रही होगी, है ना, उसके हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि 30 से 50 के बीच में ही ये टेम्परेचर होगा। क्लियर? अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हीट इन लिक्विड ट्रेवल्स फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। अब लिक्विड में जो हीट है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है? तो मान लीजिए कि एक आपका कंटेनर है, ठीक है, कुछ इस तरह का बना देते हैं हम फिर से। ओके इसमें ये पानी भरा हुआ है, लिक्विड, कुछ भी लिक्विड है, अब जरूरी नहीं कि हम पानी की ही बात करें, कोई भी एक लिक्विड अपन इसके अंदर है। ओके अब इसको जब मैं नीचे से गर्म कर रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे बर्नर लगा दिया। ओके जब अपन नीचे से इससे हीट दे रहे हैं तो जो हीट है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगी? बॉटम से टॉप पे करेगी, टॉप से बॉटम पे करेगी, राइट टू लेफ्ट करेगी या लेफ्ट टू राइट करेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, बर्नर आपने नीचे लगाया हुआ है तो हीट नीचे ही सबसे पहले इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे पानी के या लिक्विड के उसको गर्म करेगी, देन ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे और इससे जो नीचे ठंडे वाले हैं वो आएंगे, और इस तरह से जो हीट है वो बॉटम से टॉप पर ट्रांसफर होती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉटम टू टॉप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हीट ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड्स बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इंसुलेटर्स। ओके ये इंसुलेटर्स क्या होते हैं भाई? जिसमें हीट ट्रांसफर ही ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हीट ट्रांसफर इनटू सॉलिड्स बाय कंडक्शन, तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन होता है एक पॉइंट से हीट का दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होना। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड्स में होता है और वो कैसे होता है? बॉटम से टॉप की तरफ। रेडिएशन जो है वो आपको दूर से होता है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर किसी हीट ट्रांसफर हो रही है सॉलिड में तो वो किस वजह से होती है? तो वो होती है कंडक्शन के कारण। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंडक्शन। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के पास। अब द सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड। अब वो सब्सटेंसेस जो कि हीट को इजीली कंडक्ट कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्टर्स या नन ऑफ दीज। तो भाई अगर कोई भी चीज किसी चीज का, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या कोई भी एनर्जी को आसानी से अपने में से पास होने देती है तो उसका गुड कंडक्टर कहलाता है। इसलिए यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस हीट को ट्रांसफर करने दे रहा है तो वो उसका कंडक्टर है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, दैट इज कंडक्टर्स। ओके क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहे हैं आपसे कि इन विच प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड इज नोन एज। अब भाई हॉटर एंड से कोल्डर एंड पर किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है? तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या नन ऑफ दीज। अब भाई अगर एंड की बात करें
तो एंड किसका होगा, किसी सॉलिड चीज का। एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। लेकिन अगर अपन लिक्विड की बात करें तो उसका आप एंड कैसे ढूंढोगे भाई, लिक्विड तो पूरा लिक्विड है। तो भाई अगर अपन यहाँ पे कैंडल लगा कर इसको गर्म करते हैं किसी सॉलिड को, तो वो एक यहाँ पे सबसे पहले गर्म होगा और धीरे धीरे ये जो हीट है ये ट्रांसफर होती जाएगी उसके पूरी बॉडी में, और पूरी की पूरी बॉडी एक ए एंड से बी एंड तक फ्लो करेगी और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिक्विड ऑप्शन क्यों नहीं है, कन्वेक्शन ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि कन्वेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि पहले ये पूरी की पूरी नीचे की लेयर गर्म होती है, फिर ये लेयर ऊपर चली जाती है, इसके बाद वाली लेयर फिर नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर उसके बाद वाली लेयर, और इस तरह से लेयर टू लेयर जो है पानी का पूरा लिक्विड का जो सर्कुलेशन है होता है और ये पूरा लिक्विड गर्म होता है। तो इसलिए अगर एंड से एंड की बात की जा रही है कि एक एंड के गर्म होने से दूसरा एंड धीरे धीरे गर्म हो जाए, तो वो सॉलिड्स में होता है, दैट मीन्स कि ये कंडक्शन होगा। तो राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं, कंडक्शन। क्लियर है, चलिए सो हो गया क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। सो द सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड। अब जैसे कि सब्सटेंसेस थे जो कि हीट को कंडक्ट कर रहे थे या किसी भी चीज को आसानी से अपने अंदर से जाने दे रहे थे, उन सबको अपन कंडक्टर कहते हैं। तो हीट के को आसानी से ट्रांसफर कर देने वाले हीट के गुड कंडक्टर होंगे। अब उसी तरीके से ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो कि अपने अंदर से ना तो हीट को ना इलेक्ट्रिसिटी को कोई भी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने दें, तो वो कौन से कंडक्टर्स वो कौन से सब्सटेंसेस कहलाएंगे, वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। जैसे रबर और आपका वुड, ठीक, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, इसलिए हम कहते हैं इसे इंसुलेटर्स। ओके, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। Then है 26. In which process the liquid itself moves and carries the heat from one place to another. अब किस प्रोसेस में लिक्विड जो है वो अपने आप मूव करता है और हीट को, ठीक है, एंड कैरी द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो भाई बार बार अपन ये समझ चुके हैं, मैंने बार बार आपको समझा भी दिया है कि अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में सबसे पहले तो जो एरिया, जो सरफेस के पास सबसे पहले लिक्विड होगा, जो मॉलिक्यूल सबसे पहले इस आग के पास या इस हीट के पास होंगे, सबसे पहले वो गर्म होंगे, है ना। ये जो मॉलिक्यूल्स थे पहले लिक्विड के, ये गर्म होंगे, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल जब गर्म हो गए तो ये ऊपर हल्के हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये हल्के हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। हल्के होने की वजह से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा इस तरह से, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि द प्रोसेस द लिक्विड इटसेल्फ मूव्स एंड कैरी द हीट, और ये हीट को ऊपर की तरफ ले गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कन्वेक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन की प्रोसेस लिक्विड में ही होती है। पहले मॉलिक्यूल गर्म होंगे, हल्के होके ऊपर जाएंगे, फिर दूसरे मॉलिक्यूल गर्म होंगे, फिर होंगे, तो इस तरह से पूरा पानी गर्म होता है। तो आपने देखा भी होगा जब आप बर्नर के ऊपर पानी को गर्म करते हो तो सबसे पहले आपको बुलबुले दिखना चालू हो जाते हैं उसके सरफेस पे, क्योंकि वो गर्म होते हैं और हल्के होकर के ऊपर उठते हैं, फिर दूसरा पानी, और इस तरह से धीरे 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 पूरा पानी जो है सबसे पहले नीचे की तरफ गर्म लगता है और फिर पूरा का पूरा पानी जो गर्म होता है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर पहुंचता, आया गर्म हुआ, आया गर्म हुआ, इस तरह से पूरा पानी गर्म हो जाता है। क्लियर। तो ये प्रोसेस क्या होती है, तो ये प्रोसेस होती है हमारी कन्वेक्शन की प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलेंगे हम बहुत तेजी से। तो वो है द करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज होल्डिंग द थर्मामीटर बाय बल्ब। हमें क्या थर्मामीटर को बल्ब से पकड़ना चाहिए। बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल शुड बी बिलो 39 डिग्री सेल्सियस। क्या मर्क्यूरी का जो लेवल है वो 39 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, बस इतना काफी है। या फिर डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय बल्ब, नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो सही बात बोली गई है वो बोली गई है ऑप्शन नंबर सी ने, कि भाई आप थर्मामीटर को बल्ब से ना पकड़ें, क्योंकि मैंने कारण बताया है अगर आप बल्ब से पकड़ोगे तो आपके फिंगर का भी टेम्परेचर उस पर आ जाएगा। दूसरी चीज, हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उतना आपको उसे, जब आप इसे इस तरह से हिलाओगे तो वो नीचे की तरफ आना चाहिए। 39 तो आपकी फीवर की कंडीशन है, तो इससे नीचे का टेम्परेचर होगा तभी जाकर के 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे का जब होता है तब जाकर के हम क्या बताते हैं कि हमारा
टेम्परेचर कितना आने वाला है। इतने में तो ऑलरेडी वो फीवर की कंडीशन पर है, अब आपको उसको नीचे लाना है, फिर आप मेजर करिए ताकि आपको सही पता चले। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा कि करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज, इनमें से अगर सही बात करें तो डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय बल्ब, हमेशा थर्मामीटर को बल्ब से कभी भी आप ना पकड़ें। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। अब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 47, 36, 37 या फिर 39। तो नॉर्मल टेम्परेचर कई बार बता दिया है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो नेक्स्ट इज विच currents आर फॉर्म्ड इन ऑल लिक्विड ऑन हीटिंग। ठीक है, तो भाई हीट जब आप करते हो तो कौन से तरीके का करंट बनेगा, रेडिएशन, कंडक्शन या कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है, इसलिए कन्वेक्शन करंट होगा, क्योंकि लिक्विड में कैसे हीट ट्रांसफर होती है, थ्रू कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन करंट्स होंगे वहां। नेक्स्ट है द हैंड विच इज ओवर द फ्लेम feels hotter because hot air moves in। अब hot air किस डायरेक्शन में जाती है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, हम कई चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी एयर गर्म होती है तो वो हल्की होगी, दैट मीन्स ऊपर की तरफ उठेगी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड, अपवर्ड, सर्कुलर डायरेक्शन या नन ऑफ दीज। तो भाई राइट ऑप्शन यही है कि कोई भी चीज आपके एयर जब है वो गर्म होगी, मॉलिक्यूल हल्के होंगे, ऊपर उठेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है which thermometer is used to measure the temperature of different things and places, laboratory, clinical thermometer, minimum maximum thermometer and none of these। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसकी मदद से हम दूसरे थिंग्स की या प्लेसेस की टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है आपका 32। सो द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है उसकी रेंज एक्चुअल में क्या होती है, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर को इसलिए यूज कर रहे थे, वहां मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया ताकि इसका आंसर आपको यहां मिल सके, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है, इसलिए हम वहां पर थिंग्स का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होता है। ओके, सो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और आपका जो 31 था, आई होप आपको वो भी क्लियर हुआ होगा कि क्यों वहां पे लेबोरेटरी थर्मामीटर आंसर था। क्लियर, आगे है विच स्केल इज यूज इन क्लिनिकल थर्मामीटर नाउडेज। तो सबसे ज्यादा कौन सा क्लिनिकल थर्मामीटर में स्केल यूज होता है, तो भाई आपने फ़ारेनहाइट भी देखा होगा, सेल्सियस भी देखा होगा, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा जो है सेल्सियस स्केल हम यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल्सियस स्केल। और इसके साथ हम खत्म करते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 4 हीट। भाई अगर एग्जाम की तैयारी अच्छी करनी है ना तो ये जरूर करें, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूं कि भाई 2 चैप्टर के नहीं, सर पूरा का पूरा सिलेबस जितना भी है आपका सब कुछ हम फ्री पढ़ाते हैं। देखिए आप कितनी मेहनत हो रही है। एमसीक्यू सीरीज हम अलग से लेकर के आए हैं, और तो और 1 शॉट रिविजन्स भी मैं वो आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। नहीं देखे, कहाँ से देखोगे बता देती हूँ। तो वेल देख सकते हैं आप magnetbrains.com पर जाकर के। करना क्या है, आपको क्लास 7 पर जाना है, या नीचे आपको 1 शॉट रिवीजन दिख जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर साइट पे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं क्लास 7 पर तो आपको पूरे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे साइंस तो उस पर वॉच नाउ करें, वॉच नाउ करते साथ ही सारे सब्जेक्ट्स, उसके टॉपिक, सब टॉपिक सब कुछ दिख जाएगा। उसको देखिए, ओपन करिए तो वीडियो दिखेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, टॉपिक समझ में आएगा। और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। साथ ही साथ उनके साथ भी शेयर करिए भाई, जो कि आपसे थोड़ी बड़ी या छोटी क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, वो भी पूरा सिलेबस के साथ। ठीक है, पूरा सिलेबस, पूरा रिवीजन, पूरा आपका एग्जाम की प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ टेस्ट पेपर। अब और क्या चाहिए हमें, तो सब कुछ जब हमें फ्री मिल ही रहा है तो फिर जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स से, सब्सक्राइब करिए मैग्नेट ब्रेन्स को, और ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है, क्या कौन सा वीडियो कब आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो वेल अब मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।